नमस्कार दोस्तों, मैं ऑडियंस सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ व्यू करियर में। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर अप्लाइड थर्मो की यूनिट 4 स्टीम नोजल एंड स्टीम टरबाइन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसका पहला लेक्चर मैक नंबर एंड इट्स प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह वीडियो लेक्चर आज के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक नंबर के आधार पर ही नोजल एंड डिफ्यूज़र का क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो कि आज के लेक्चर का टॉपिक है। सो मैक नंबर एंड इट्स प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की वीडियो को जरूर देखें। बिना इस वीडियो को देखे, बिना मैक नंबर को समझे आज के टॉपिक को आप मत समझने की कोशिश करिएगा। आज के वीडियो लेक्चर को आप मत देखिएगा। पहले आप मैक नंबर पर जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप पहले इस वीडियो को देखें और समझें, उसके बाद आप आज की वीडियो लेक्चर को देखें। ठीक है, तो इस सीरीज़ में बाकी वीडियो लेक्चर के टॉपिक का सीक्वेंस इस प्रकार रहेगा। थर्ड लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज एंड चोक फ्लो इन नोजल। चोक फ्लो इन नोजल AKTU के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में या 5 नंबर में ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड सुपर सैचुरेशन फिनोमिना इन नोजल। ये भी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, गेट में इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा फिफ्थ लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ स्टीम टरबाइन एंड देन कंपाउंडिंग इन इम्पल्स टरबाइन, एंड दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ वीडियो लेक्चर। और मैं कोशिश करूँगा यूनिट 4 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को 10 से 12 वीडियो लेक्चर में कवर कर लूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर के टॉपिक के साथ, दैट इज प्रिंसिपल टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ नोजल एंड डिफ्यूजर विद कंपैरिजन। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ नोजल। सो व्हाट इज नोजल? तो एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, देखते हैं। अ नोजल कैन बी डिफाइंड एज अ पैसेज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया in which pressure energy of working fluid is converted into kinetic energy with the help of reversible adiabatic expansion process। मीन्स नोजल एक पैसेज है। नोजल क्या है? एक वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का पैसेज है। अब वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है कि जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है पैसेज का, वो क्या हो रहा हो? वेरी कर रहा हो, मतलब या तो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि एक पैसेज है, इसका इनलेट पर जो एरिया है वो क्या है? लार्ज है, ज़्यादा है, और आउटलेट पे एरिया क्या हो रहा है? कम है। तो यहाँ पर एरिया क्या हो रहा है? देखिए आप, ग्रेजुअली एरिया जो है वो रिड्यूस हो रहा है। सिमिलरली एरिया इंक्रीज भी हो सकता है। जो पैसेज है, पैसेज का एरिया इंक्रीज भी हो सकता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से भी हमारा पैसेज होता है कि इनलेट पे हमारा एरिया कम हो और एग्जिट पे हमारा एरिया ज़्यादा हो। ठीक है, इसको भी हम नोजल कह सकते हैं। तो नोजल कुछ भी नहीं है, एक पैसेज है जिसका एरिया क्या हो रहा हो? वेरी कर रहा हो। ठीक है, तो नोजल इज a passage of varying cross sectional area in which pressure energy of working fluid is converted into kinetic energy। यानी कि प्रेशर एनर्जी जो होगी, यानी जो भी इनलेट पे प्रेशर एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि प्रेशर एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो नोजल वो पैसेज है वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का जिसमें प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो रही हो और काइनेटिक एनर्जी या कह सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया डेफिनेशन। नोजल कैन बी डिफाइंड एज अ पैसेज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया इन विच प्रेशर एनर्जी ऑफ वर्किंग फ्लूइड इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी किसकी वजह से? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस की हेल्प से। यानी कि नोजल में कौन सा प्रोसेस होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस कंडक्ट होता है नोजल के अंदर, और इसी प्रोसेस की वजह से या इसी प्रोसेस की हेल्प से प्रेशर एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो नोजल क्या है? एक वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और एरिया इंक्रीज भी कर सकता है नोजल का, और एरिया डिक्रीज भी कर सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये मैक नंबर पर डिपेंड करता है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। नोजल को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। Nozzle can also be defined as a passage of varying cross sectional area in which kinetic energy of working fluid increases on the expense of its pressure energy। ओके, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और हम थर्मोडायनेमिक्स में मैंने पढ़ाया है, फ्लूइड में भी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वर्किंग फ्लूइड की अगर एक एनर्जी इंक्रीज होगी तो दूसरी एनर्जी डिक्रीज जरूर होगी। ठीक है ना। तो नोजल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कोई ना कोई एनर्जी डिक्रीज होगी। तो कौन सी एनर्जी डिक्रीज होगी? प्रेशर एनर्जी। ठीक है ना। तो नोजल में
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है किसके एक्सपेंस में, प्रेशर एनर्जी के एक्सपेंस में, यानी कि प्रेशर एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए प्रेशर और वेलोसिटी के बीच एक ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार एक पैसेज में वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैसेज में प्रेशर और वेलोसिटी में क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसा मैंने आप डेफिनेशन में समझा कि नोजल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है और प्रेशर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी और प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी जैसे से हम पैसेज की लेंथ के अलॉन्ग आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि हमारा वर्किंग फ्लूइड जैसे से आगे की तरफ फ्लो करेगा, प्रेशर एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, प्रेशर एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है और प्रेशर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि प्रेशर जो है वो नेगेटिव एक्सिस में वेरी हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर हमारा घट रहा है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे से पैसेज की लेंथ के अलॉन्ग हमारा फ्लूइड फ्लो होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, इस ग्राफ को ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इनलेट पे प्रेशर हाई होगा, इनलेट पे कौन सी एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही मिनिमम होगी। ठीक है ना, तो इनलेट पे प्रेशर हाई होगा, काइनेटिक एनर्जी लो होगी, लेकिन जैसे से हमारा फ्लूइड नोजल के अलॉन्ग फ्लो होगा, प्रेशर एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी हमारा इंक्रीज होगी। तो इस प्रेशर और वेलोसिटी की वेरिएशन को हम इस तरीके से भी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको नोजल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो नोजल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पैसेज है वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का, जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगा। और प्रोसेस कौन सा होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, ये इसका डायग्राम है नोजल का। ठीक है, और ये ग्राफ हो गया प्रेशर और वेलोसिटी के वेरिएशन के बीच में। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिफ्यूजर की डेफिनेशन, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है इस टॉपिक का नाम क्या है, प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ नोजल एंड डिफ्यूजर विद देयर कंपैरिजन, यानी कि हम नोजल और डिफ्यूजर को कंपैरिजन करते हुए डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन करते हुए ही हम पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि नोजल और डिफ्यूजर में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाए कि नोजल और डिफ्यूजर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ diffuser. So what is diffuser? A diffuser can be defined as a passage of varying cross-sectional area in which kinetic energy of working fluid is converted into pressure energy with the help of reversible adiabatic process. डिफ्यूज़र भी क्या है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ पहली लाइन में, डिफ्यूज़र कैन बी डिफाइंड एज अ पैसेज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। डिफ्यूज़र भी क्या है, एक पैसेज है जिसका एरिया क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक पैसेज है जहाँ पर एरिया जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इनलेट पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और एग्जिट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। तो डिफ्यूज़र भी एक पैसेज है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, वेरी करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है डिफ्यूज़र का क्रॉस सेक्शनल एरिया और इंक्रीज भी कर सकता है। डिक्रीज और इंक्रीज दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना है कि नोजल भी एक पैसेज है जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा और डिफ्यूज़र भी एक पैसेज है। तो फिर अंतर क्या है, एनर्जी कन्वर्जन का। ठीक है, डिफ्यूज़र में काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, जबकि नोजल में प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। तो ध्यान रखिएगा कि नोजल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, नोजल का यूज़ क्या है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और डिफ्यूज़र में क्या हो रहा है, देखिए काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है प्रेशर एनर्जी में। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी। तो डिफ्यूज़र का जो यूज़ है वो प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए होता है, यानी जब भी हमें किसी भी फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करना है तो हम डिफ्यूज़र यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब हमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है, वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, तो हम नोजल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये अंतर है दोनों में, सिर्फ एनर्जी कन्वर्जन का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी दोनों ही क्या है, पैसेज हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा होगा। ठीक है, और दोनों में ही प्रोसेस कौन सा होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। बस अंतर क्या है कि नोजल में हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस होगा और डिफ्यूज़र में हमारा कंप्रेशन प्रोसेस होगा। ठीक है ना, तो एक बार देख लेते हैं दोबारा से। अ डिफ्यूज़र कैन बी डिफाइंड एज अ पैसेज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वर्किंग फ्लूइड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन भी आप देख लीजिए। A diffuser can also be defined as a passage of varying cross-sectional area in which pressure energy of working fluid increases on the expense of kinetic energy with the help of reversible adiabatic compression process. तो डिफ्यूज़र में प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगी जबकि नोजल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी।
ठीक है। डिफ्यूज़र में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस होगा और नोजल में रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, ठीक है। ये दोनों ही डिवाइसेस में डिफरेंस है नोजल और डिफ्यूज़र में। अगर प्रेशर और वेलोसिटी वेरिएशन का ग्राफ देखेंगे तो इनलेट पर प्रेशर एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और जैसे जैसे हम पैसेज की लेंथ के अलॉन्ग फ्लूइड को फ्लो कराएंगे, ठीक है, प्रेशर एनर्जी हमारा इंक्रीज करना चालू हो जाएगा और वेलोसिटी हमारा डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजर, दिस इज अ डायग्राम ऑफ डिफ्यूजर एंड दिस इज अ प्रेशर वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नोजल भी पैसेज है वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का, डिफ्यूज़र भी पैसेज है वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का। डिफरेंस क्या है कि नोजल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और डिफ्यूज़र में प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है ना, यानी कि प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा। तो जब भी हमें प्रेशर इंक्रीज करना हो डिफ्यूज़र यूज़ करेंगे, और जब हमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना हो तो हम नोजल यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो आपको याद करते चलना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, टॉपिक समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ नोजल एंड डिफ्यूजर। सो प्रिंसिपल ऑफ नोजल एंड डिफ्यूजर इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरव्यू वाइवा वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है कि नोजल और डिफ्यूजर किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है नोजल और डिफ्यूजर कंटिन्यूटी इक्वेशन पर वर्क करते हैं, यानी कि इनका जो प्रिंसिपल है वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो आइए देख लेते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन होती क्या है। सो दिस इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन, डी रो बाई रो प्लस डी ए बाई ए प्लस डी सी बाई सी इक्वल टू 0, वे रो क्या है डेंसिटी, ए क्या है एरिया एंड सी इज़ द वेलोसिटी। तो यहाँ पर अब बहुत सारी आप कोई भी बुक देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में वेलोसिटी को सी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप वेलोसिटी के लिए वी नोटेशन भी ले सकते हैं, यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी रो बाई रो प्लस डी ए बाई ए प्लस डी वी बाई वी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आप वेलोसिटी के लिए सी भी ले सकते हैं और वेलोसिटी के लिए वी भी ले सकते हैं, लेकिन आप सी ही लेके चलेगा, ठीक है। तो जब हम इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं तो हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट होती है बिटवीन द चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन एरिया, एक रिलेशनशिप मिलता है। ये देख लेते हैं। इसका डेरिवेशन वैसे तो बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, ना ही गेट वगैरह और कम्पिटेटिव एग्जाम में इसका डेरिवेशन आता है। आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, इसीलिए मैं इसका डेरिवेशन बता भी नहीं रहा हूँ, सीधे मैं उस इक्वेशन पे पहुंच रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इस जो भी ये क्वेश्चन है इसका डेरिवेशन अगर आपको समझना है, अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। मैं अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इस टॉपिक पे यानी कि जो इक्वेशन आ रही है इस इक्वेशन के डेरिवेशन को मैं एक्सप्लेन करते हुए वीडियो अपलोड जरूर करूँगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है तो मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट ले लेता हूँ, क्योंकि इसी इक्वेशन की हेल्प से जो क्लासिफिकेशन है नोजल और डिफ्यूजर का वो किया जाता है, ठीक है। सो जब हम इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो हमें चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन एरिया के बीच में एक रिलेशनशिप मिलता है, ठीक है, जो कि फंक्शन है मैक नंबर का, ठीक है। क्या है इक्वेशन, डी सी बाई सी इजक्वल टू 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी ए बाई ए, वेयर एम इज़ द मैक नंबर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जो पहला वीडियो लेक्चर था इस सीरीज़ का, उसका टॉपिक था मैक नंबर एंड इट्स प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, और इस वीडियो लेक्चर में मैंने मैक नंबर आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले आप जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो एम इज़ द मैक नंबर, ठीक है, और सी इज़ द चेंज इन वेलोसिटी, डी सी इज़ द चेंज इन वेलोसिटी एंड डी ए इज़ द चेंज इन एरिया। So this is the equation, or we can say this is the relationship between the change in velocity and change in area, and it is the function of Mach number। यानी कि यहाँ पर जो change in velocity है and change in area है वो Mach number पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आइए भी हम समझते हैं इस इक्वेशन को। तो फ्रॉम above equation it is clear that change in velocity of fluid is the function of Mach number and change in area और variation in area of passage, ओके। और इसी इक्वेशन की हेल्प से नोजल एंड डिफ्यूज़र का क्लासिफिकेशन होता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं, क्लासिफिकेशन और वी कैन से टाइप्स ऑफ नोजल एंड डिफ्यूज़र, ठीक है। तो अभी इस इक्वेशन को इसी टॉपिक में हम लोग समझेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी एरिया इक्वेशन नोजल एंड डिफ्यूज़र कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नोजल। सो नोजल classified into 3 types. First one is the convergent nozzle, second one is divergent nozzle,
एंड थर्ड वन इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़र की। सो डिफ्यूज़र इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द डाइवर्जेंट नोजल एंड सेकंड वन इज द कन्वर्जेंट नोजल। तो इस प्रकार से ये 5 हमारे टाइप्स हो गए, 3 हमारे नोजल के टाइप हो गए और 2 हमारे डिफ्यूज़र के टाइप हो गए। ये जो टाइप्स हैं, ये जो क्लासिफिकेशंस हैं, वो इसी इक्वेशन की हेल्प से, इसी रिलेशनशिप की हेल्प से किया गया है। dc/c इक्वल टू 1/m² माइनस 1 इंटू DA/A। अगर m² - 1 को हम dc/c के साथ मल्टीप्लाई में भेज दें तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या मिलती है, DA/A इक्वल टू m² - 1 इंटू dc/c। ओके, इसी इक्वेशन की हेल्प से ये क्लासिफिकेशन हुए हैं। तो आइए समझते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से कि कैसे हमारा एक क्लासिफिकेशन हुआ है और कन्वर्जेंट नोजल, डाइवर्जेंट नोजल, डिफ्यूज़र, डाइवर्जेंट डिफ्यूज़र एंड कन्वर्जेंट डिफ्यूज़र क्या होते हैं। ठीक है, सो जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि नोजल इज अ पैसेज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया इन विच काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो नोजल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है इसका मतलब क्या है कि जो चेंज इन वेलोसिटी होगा डीसी, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो चेंज इन वेलोसिटी होगा डीसी या डीवी कह सकते हैं इसको, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि एग्जिट पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इनलेट पे वेलोसिटी कम होगी। तो जब भी हम चेंज इन वेलोसिटी डीसी या डीवी निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नाउ चेंज इन एरिया जो टर्म है, अब ये किस पर डिपेंड करेगा, मैक नंबर का स्क्वायर माइनस 1 इस टर्म पर डिपेंड करेगा कि चेंज इन एरिया कब इंक्रीज करेगा और कब डिक्रीज करेगा। ये किस टर्म पर डिपेंड कर रहा है, m² - 1 और m क्या है, मैक नंबर। ठीक है, तो किसी भी पैसेज का एरिया डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा वो मैक नंबर पर डिपेंड करेगा। किसके लिए, नोजल के लिए। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव ले लिया है पहले से, और चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव किस में होगी, नोजल में। तो अभी हम नोजल के क्लासिफिकेशन को समझ रहे हैं। तो नोजल के लिए चेंज इन वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब चेंज इन एरिया पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये मैक नंबर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर मैक नंबर 1 से कम है, अगर मैक नंबर 1 से कम है, ये कब होता है, मैक नंबर 1 से कब कम होता है, जब फ्लूइड की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से कम होती है तो मैक नंबर 1 से कम होता है। और जब मैक नंबर 1 से कम होता है तो उस फ्लो को हम कहते हैं सबसोनिक फ्लो। तो अगर हमारा फ्लो सबसोनिक है, मैक नंबर 1 से कम है, तो ज़रा देखिए, मैक नंबर हम मान लेते हैं 1 से कम, हम कितना ले लेते हैं, मैक नंबर हम 0.8 ले लेते हैं। तो m² - 1 टर्म कितना आएगा, देखिए हम 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 - 1, और जब 0.64 को 1 से घटाएंगे तो माइनस का 0.36 आएगा, यानी कि m² - 1 की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है, जब भी मैक नंबर 1 से कम होगा, यानी हमारा फ्लो जो है वो सबसोनिक होगा, तो m² - 1 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। और जब m² - 1 नेगेटिव आ रहा है, यानी कि चेंज इन एरिया भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी इसका क्या मतलब है कि हमारा एरिया घटेगा, मीन्स कन्वर्जेंट नोजल, बिकॉज एरिया इज डिक्रीजिंग, और एरिया डिक्रीज होने मतलब कन्वर्ज होना, यानी कि कन्वर्जेंट नोजल। तो सो व्हाट इज कन्वर्जेंट नोजल, कन्वर्जेंट नोजल इज अ नोजल ऑफ रिड्यूसिंग एरिया टू इंक्रीज वेलोसिटी इफ एंड ओनली मैक नंबर इज लेस देन 1, मीन्स फ्लो इज सबसोनिक। तो जब भी हमारा फ्लो सबसोनिक होगा, यानी कि फ्लूइड की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से कम होगी, तो हमें कौन सा नोजल यूज़ करना है, कन्वर्जेंट नोजल, यानी कि वेलोसिटी तभी इंक्रीज होगी जब हमारा एरिया रिड्यूस होगा। ठीक है, तो फ्लो अगर सबसोनिक है तो वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें एरिया को रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि हम कौन सा नोजल यूज़ करेंगे, कन्वर्जेंट नोजल। सो कन्वर्जेंट नोजल में फ्लो जो है वो सबसोनिक होता है, और जब भी हमारा फ्लो सबसोनिक होगा तो फ्लो की वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें एरिया को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, सो एरिया रिड्यूस हो रहा है मतलब कन्वर्जेंट नोजल। ठीक है, अगर हमारा मैक नंबर 1 से कम नहीं है, यानी कि हमारा जो फ्लो है वो सबसोनिक ना होकर के अगर सोनिक है या सुपरसोनिक है, यानी मैक नंबर अगर 1 के बराबर है या 1 से ज़्यादा है, अगर 1 से ज़्यादा अगर हम ले लेते हैं, मैक नंबर 1 से ज़्यादा हम ले लेते हैं, तो m² - 1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर m² - 1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब चेंज इन एरिया भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चेंज इन एरिया पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि एरिया हमारा इंक्रीज हो रहा है, आउटलेट एरिया ज़्यादा है, इनलेट एरिया कम है, यानी कि एरिया इंक्रीज हो रहा है। और जब भी एरिया इंक्रीज होता है उसे बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट पैसेज। तो हमारा नोजल कौन सा हो जाएगा, डाइवर्जेंट नोजल। ठीक है, यानी कि
अगर हमारा फ्लो सोनिक या सुपरसोनिक है और अगर हमें वेलोसिटी को इंक्रीज करना है तो हम कौन सा नोजल यूज़ करेंगे? सेकेंड नोजल यूज़ करेंगे, डाइवर्जेंट नोजल। सो व्हाट इज डाइवर्जेंट नोजल? डाइवर्जेंट नोजल इज अ नोजल ऑफ इंक्रीजिंग एरिया व्हेन फ्लो इज सोनिक और सुपरसोनिक। ठीक है, जब इनलेट पे फ्लो कैसा होगा, सोनिक होगा या सुपरसोनिक होगा, तो वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कौन सा नोजल यूज़ करेंगे? डाइवर्जेंट नोजल। ठीक है, और अगर हमारे इनलेट पे फ्लो की वेलोसिटी सब सोनिक है और हम चाहते हैं कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो सुपरसोनिक वेलोसिटी के बराबर हो जाए, यानी कि मैक नंबर जो है वो 1 से ज़्यादा हो जाए। इनलेट पे वेलोसिटी क्या है? साउंड की वेलोसिटी से कम है और हम चाहते हैं कि फ्लूइड की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों नोजल को कंबाइन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि कन्वर्जेंट नोजल क्या करता है? सब सोनिक फ्लो को सोनिक फ्लो में कन्वर्ट करता है, इससे ज़्यादा स्पीड इंक्रीज नहीं होगी कन्वर्जेंट नोजल में। डाइवर्जेंट नोजल क्या करता है? सोनिक फ्लो को सुपरसोनिक फ्लो में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सब सोनिक फ्लो को हम सुपरसोनिक फ्लो में कन्वर्ट करना अगर चाहें तो हम दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे, यानी कि कन्वर्जेंट नोजल और डाइवर्जेंट नोजल को हम जोड़ देंगे और जिस सेक्शन में हमारा कन्वर्जेंट नोजल और डाइवर्जेंट नोजल कंबाइन होगा उस सेक्शन को हम बोलते हैं थ्रोट। क्या कहते हैं हम लोग? थ्रोट। और थ्रोट पर जो वेलोसिटी होती है फ्लो की वो हमेशा सोनिक होती है, यानी कि थ्रोट पर मैक नंबर कितना होगा? m बराबर 1 होगा। थ्रोट पर हमेशा मैक नंबर 1 के बराबर होगा। ठीक है, इनलेट पे मैक नंबर 1 से कम होगा, यानी कि सबसोनिक फ्लो होगा, और आउटलेट पे मैक नंबर 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि सुपरसोनिक होगा। तो जब भी सबसोनिक फ्लो को सुपरसोनिक फ्लो में एक ही बार में कन्वर्ट करना हो तो हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल यूज़ करते हैं, और अगर हमें सबसोनिक फ्लो को सोनिक फ्लो में केवल कन्वर्ट करना है तो हम कन्वर्जेंट नोजल यूज़ करेंगे, और अगर सोनिक फ्लो को सुपरसोनिक फ्लो में कन्वर्ट करना है तो हम डाइवर्जेंट नोजल को यूज़ करेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंट नोजल में क्या है? एरिया इंक्रीज होगा, कन्वर्जेंट नोजल में एरिया डिक्रीज होगा। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। अब यही कन्वर्जेंट पैसेज जो है हमारा, यही कन्वर्जेंट पैसेज अभी जो नोजल की तरह काम कर रहा है, यही डिफ्यूज़र की तरह भी काम कर सकता है अगर जो मैक नंबर है, यानी कि जो फ्लो की जो वेलोसिटी है वो बदल दी जाए। ठीक है, अगर फ्लो की वेलोसिटी को चेंज कर दिया जाए तो यही कन्वर्जेंट पैसेज हमारा डिफ्यूज़र की तरह भी काम कर सकता है। और जैसे कि यहाँ पर डाइवर्जेंट नोजल में मैक नंबर 1 है। ठीक है, अगर हम डाइवर्जेंट पैसेज के इनलेट पे मैक नंबर चेंज कर दें तो यही डाइवर्जेंट नोजल डिफ्यूज़र की तरह भी काम कर सकता है। तो पूरा जो खेल है वो मैक नंबर का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफ्यूज़र के टाइप्स की। तो पहला है डाइवर्जेंट डिफ्यूज़र। तो नाम है डाइवर्जेंट, इसका मतलब क्या होगा कि एरिया इंक्रीज करेगा। डाइवर्ज मतलब फैलना, एरिया इंक्रीज करना। तो और डिफ्यूज़र का मतलब क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज करना। तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हैं मतलब डीसी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मतलब नेगेटिव होगी, और एरिया इंक्रीज कर रहे हैं मतलब डीए जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। अब अगर डीए पॉजिटिव है और वेलोसिटी हमारी चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है तो m² - 1 को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। और m² - 1 नेगेटिव है मतलब मैक नंबर 1 से कम होगा, यानी कि जो फ्लो होगा वो सबसोनिक फ्लो होगा। सो डाइवर्जेंट डिफ्यूजन मीन्स दैट varying cross section area in which velocity decreases on increasing the area when flow is subsonic। ठीक है, जब भी फ्लो सबसोनिक हो और उस फ्लो की वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए और प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम डाइवर्जेंट डिफ्यूज़र यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा एरिया इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, ये भी डाइवर्जेंट नोजल है, यानी कि इसमें भी एरिया इंक्रीज हो रहा है, और ये डाइवर्जेंट डिफ्यूज़र है, इसमें भी एरिया इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अंतर क्या है? सिर्फ मैक नंबर का। यानी कि अगर डाइवर्जेंट पैसेज में फ्लो अगर सोनिक है तो यही डाइवर्जेंट पैसेज हमारा क्या होगा? नोजल की तरह काम करेगा, यानी कि वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, मैक नंबर इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी डाइवर्जेंट पैसेज में फ्लो की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से अगर कम है, यानी फ्लो हमारा सब सोनिक है, तो यही डाइवर्जेंट पैसेज हमारा डिफ्यूज़र की तरह काम करने लगेगा। सिर्फ मैक नंबर का खेल है। अगर मैक नंबर 1 से कम है तो डाइवर्जेंट पैसेज किसकी तरह काम करेगा? डिफ्यूज़र की तरह। और अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा है या 1 के बराबर है तो यही डिफ्यूज़र
पैसेज जो है हमारा वो नोजल की तरह काम करेगा। सिमिलरली कन्वर्जेंट डिफ्यूजर का मतलब कि एरिया रिड्यूस होगा, और एरिया रिड्यूस होने पर हमारा पैसेज डिफ्यूजर की तरह कब काम करेगा, जब मैक नंबर 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा फ्लो सुपरसोनिक फ्लो हो और एरिया डिक्रीज हो रहा हो तो वो किसकी तरह काम करेगा, डिफ्यूज़र की तरह काम करेगा, यानी कि हमारा मैक नंबर घटेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगी और हमारा जो पैसेज है वो डिफ्यूज़र की तरह काम करेगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैक नंबर 1 से कम है यानी कि फ्लो सबसोनिक है तो यही कन्वर्जेंट पैसेज जो है हमारा वो नोजल की तरह काम करने लगेगा, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, यानी कि मैक नंबर इंक्रीज करेगा। तो कन्वर्जेंट पैसेज में आपको ध्यान रखना है, अगर मैक नंबर 1 से कम है तो यही कन्वर्जेंट पैसेज नोजल की तरह काम करेगा और मैक नंबर इंक्रीज होगा, और अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा है तो यही कन्वर्जेंट पैसेज डिफ्यूज़र की तरह काम करेगा, यानी कि अब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी बल्कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये डिफ्यूज़र की तरह काम कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज कन्वर्जेंट डिफ्यूज़र? कन्वर्जेंट डिफ्यूज़र इज अ डिफ्यूज़र इन विच एरियाज डिक्रीजेस एंड प्रेशर विल इंक्रीजेस व्हेन फ्लो इज सुपरसोनिक। ठीक है, व्हाट इज डिफ्यूज़र? डाइवर्जेंट डिफ्यूज़र? डाइवर्जेंट डिफ्यूज़र इज अ पैसेज ऑफ इंक्रीजिंग एरिया in which pressure energy increases and velocity decreases when flow is subsonic. Okay, तो these are the types of nozzle and diffuser, जिसमें आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि कब हमारा कन्वर्जेंट नोजल होगा और कब हमारा कन्वर्जेंट डिफ्यूज़र होगा। ठीक है, कब हमारा डाइवर्जेंट नोजल होगा और कब हमारा डाइवर्जेंट डिफ्यूज़र होगा। ठीक है, अगर फ्लो सबसोनिक है और हमें वेलोसिटी डिक्रीज करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डाइवर्जेंट डिफ्यूज़र। वेलोसिटी डिक्रीज करनी मतलब डिफ्यूज़र, और मैक नंबर 1 से कम है तो डाइवर्जेंट डिफ्यूज़र। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करनी है और अगर मैक नंबर 1 से कम है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कन्वर्जेंट नोजल। तो इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, अगर कंपेयर करके याद करेंगे तो आप कभी नहीं कन्फ्यूज़ होंगे। ठीक है, और इससे क्वेश्चन गेट में और ईएस में पूछे जाते हैं। आपको ग्राफ या डायग्राम बन के आएगा, मैक नंबर लिखा होगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा नोजल या कौन सा डिफ्यूज़र, ऑप्शन होंगे कन्वर्जेंट डिफ्यूज़र, कन्वर्जेंट नोजल या डाइवर्जेंट डिफ्यूज़र, डाइवर्जेंट नोजल, ये 4 ऑप्शन होंगे। आपको उसमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, या मैचिंग भी आ जाती है। ठीक है, इधर 4 डायग्राम होंगे, बगल में आपके नाम लिखे होंगे, कन्वर्जेंट नोजल, डाइवर्जेंट नोजल, और इनकी मैचिंग आएगी। ठीक है, तो इस कंपैरिजन को हम दूसरी तरीके से समझते हैं। मैं एक तरफ दोनों पैसेज को ड्रॉ कर लेता हूँ, कन्वर्जेंट पैसेज, डाइवर्जेंट पैसेज। अब आइए समझते हैं, समझिएगा। अगर फ्लो हमारा सबसोनिक है यानी कि मैक नंबर 1 से कम है, और अगर हम कन्वर्जेंट पैसेज यूज़ करते हैं यानी कि एरिया डिक्रीज़ कर रहा है और मैक नंबर क्या है, 1 से कम है, सबसोनिक फ्लो है, तो ये कन्वर्जेंट पैसेज किस तरह काम करेगा, नोजल की तरह काम करेगा, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। अगर फ्लो सबसोनिक है और हम कन्वर्जेंट पैसेज यूज़ करेंगे तो फिर वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज़ करेगी, यानी कि ये जो पैसेज है वो नोजल की तरह काम करेगा। वहीं इसी कन्वर्जेंट पैसेज में अगर फ्लो हमारा कैसा हो जाए, सुपरसोनिक फ्लो हो जाए। कैसा हो जाए, सुपरसोनिक फ्लो हो जाए। पैसेज हमारा कन्वर्जेंट ही है, यानी कि एरिया हमारा डिक्रीज़ ही कर रहा है, लेकिन इनलेट पे जो हमारा फ्लो है वो अगर सुपरसोनिक फ्लो हो जाए, मैक नंबर अगर 1 से ज़्यादा हो जाए, तो यही कन्वर्जेंट पैसेज अब नोजल की तरह काम नहीं करेगा, अब डिफ्यूज़र की तरह काम करेगा, यानी कि अब वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं करेगी बल्कि डिक्रीज़ करेगी। यानी कि अगर सुपरसोनिक फ्लो है तो कन्वर्जेंट पैसेज में वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी और हमारा कन्वर्जेंट पैसेज जो है वो डिफ्यूज़र की तरह काम करेगा। ठीक है, और अगर हमारा फ्लो सबसोनिक है तो यही कन्वर्जेंट पैसेज हमारा नोजल की तरह काम करेगा, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी और प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। ठीक है ना, वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, प्रेशर डिक्रीज़ करेगा नोजल में, और अगर सुपरसोनिक फ्लो है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी और प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, यानी कि यही पैसेज हमारा डिफ्यूज़र की तरह काम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डाइवर्जेंट पैसेज। अगर डाइवर्जेंट पैसेज है यानी कि एरिया इंक्रीज़ कर रहा है और फ्लो कैसा है, सबसोनिक फ्लो है, जो भी इनलेट फ्लो है, इनलेट पे जो हमारा फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी साउंड वेलोसिटी से कम है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट पैसेज किसकी तरह काम करेगा, हमारा डिफ्यूज़र की तरह काम करेगा। अगर फ्लो सबसोनिक है और एरिया इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा पैसेज डिफ्यूज़र की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर सबसोनिक फ्लो है, एरिया डिक्रीज़ कर रहा है तो नोजल, या ये कह सकते हैं
कि अगर हमारा सबसोनिक फ्लो है, ठीक है, और हमें नोजल की तरह काम कराना है पैसेज को, तो एरिया डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सबसोनिक फ्लो है और अगर हमें डिफ्यूजर की तरह काम कराना है तो हमें एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। उल्टा हो जाएगा, सबसोनिक फ्लो में अगर नोजल है तो एरिया डिक्रीज और अगर डिफ्यूजर है तो एरिया इंक्रीज। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसोनिक फ्लो है अगर तो नोजल के लिए एरिया डिक्रीज करना पड़ेगा और डिफ्यूजर के लिए एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सुपरसोनिक फ्लो है, ठीक है, तो सुपरसोनिक फ्लो के लिए अगर डिफ्यूजर की तरह काम करना है तो एरिया डिक्रीज करना पड़ेगा और नोजल की तरह अगर काम करना है तो एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ नोजल एंड डिफ्यूजर। और अगर हमें सबसोनिक फ्लो को डायरेक्टली सुपरसोनिक फ्लो में इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसा कि अभी पिछली वीडियो में मैंने अभी देखा था कि अगर कन्वर्जेंट डाइवर्जन करना है, यानी कि ये कब करेंगे, कन्वर्जेंट डाइवर्जन कब करेंगे, जब हमें सबसोनिक फ्लो से डायरेक्टली सुपरसोनिक फ्लो में कन्वर्ट करना है वेलोसिटी को, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंट डाइवर्जन नोजल यूज़ करते हैं। इसमें करते क्या है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों नोजल को हम सेक्शन ए से, यानी इस सेक्शन ए को बोलते हैं थ्रोट वाले सेक्शन के से हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। और थ्रोट सेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी है वो हमेशा साउंड की वेलोसिटी के बराबर होगी, यानी कि मैक नंबर हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस टॉपिक को दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और नई वीडियो के साथ आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, समझाने का, कंपैरिजन के साथ समझने का ये तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने ये तरीका भी यूज़ किया है, ठीक है। होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा, आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी इक्वेशन एंड एग्जिट वेलोसिटी इन अ नोजल, ओके। और इस टॉपिक से एक फॉर्मूला ड्राइव होगा एग्जिट वेलोसिटी का नोजल के, ठीक है। और उस फॉर्मूले पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, गेट पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आईएएस में भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके एकेटिव एग्जाम में भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ कंसीडर अ 1 kg ऑफ स्टीम फ्लो अक्रॉस द नोजल एंड एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन द नोजल इज अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस बिटवीन द इनलेट सेक्शन 1 टू एग्जिट सेक्शन 2 एज शोन इन फिगर। डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने क्या एज्यूम किया है कि जो मास फ्लो है स्टीम का वो 1 kg है नोजल में, और जो एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है वो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में हो रहा है, यानी कि जो हमारी चेंज इन प्रॉपर्टीज़ हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही हैं, ठीक है। और इनलेट सेक्शन में स्टीम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमने मान लिया है कि इनलेट पे जो स्टीम का प्रेशर है वो P1 है, वेलोसिटी C1 है और स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 है। और एग्जिट में स्टीम की वेलोसिटी C2 है, प्रेशर P2 है और स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल V2 है, ओके। नाउ द प्रोसेस इज इसेंशियली एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब देयर इज नो एनी हीट ट्रांसफर, यानी कि Q इक्वल टू 0, ओके। एंड आइसेंट्रोपिक मीन्स नो एनी चेंज इन एंट्रोपी, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज 0 इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल लॉसेस। कोई भी फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं हो रहा है तभी एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क ट्रांसफर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आर आल्सो निग्लिजिबल। अब पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो भी निग्लिजिबल कर दे रहे हैं, मतलब Z1 बराबर Z2 हो जाएगा, ठीक है। कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी कि Q बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई फ्रिक्शनल लॉसेज नहीं हो रहे हैं, यानी कि प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू 0 हो जाएगा। और विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क ट्रांसफर, यानी कि W इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो हम ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि नोजल में जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है, कोई फ्रिक्शनल लॉसेज नहीं है कि चेंज इन एंट्रोपी 0 है, कोई वर्क ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। वर्क ट्रांसफर कब होता है, जब हमारी शाफ्ट होती है, ठीक है, मूविंग कंपोनेंट होते हैं, शाफ्ट हम अटैच करते हैं तब वर्क ट्रांसफर होता है। और नोजल के अंदर तो कोई मूविंग कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ सिंपली ये क्या है, पैसेज है, ठीक है, जिसमें हमारा फ्लूइड क्या होगा, फ्लो होगा, और चेंज इन एरिया की वजह से क्या होगा, प्रेशर एनर्जी घटेगी और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं है तो वर्क ट्रांसफर तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो W 0 हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी को भी हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, निग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी यानी हाइट, यानी कि डाटम लाइन कह सकते हैं, या अर्थ लेवल से जो हाइट है नोजल की
वो इनलेट पे और एग्जिट पे बराबर है, ठीक है, यानी Z1 बराबर Z2 हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनर्जी इक्वेशन के लिए हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं नोजल के लिए। क्या होती है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? पर यूनिट मास, हम यहाँ पर जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा रहे हैं वो पर यूनिट मास लगा रहे हैं, यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो स्पेसिफिक होंगी। तो क्या होता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, H1 प्लस C1²/2 प्लस GZ1 प्लस स्मॉल q, क्योंकि पर यूनिट मास निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू H2 प्लस C2²/2 प्लस GZ2 प्लस W, ठीक है। अब चूंकि हमने यहाँ पर एडिटिव प्रोसेस मान रखा है, कोई भी शाफ्ट वर्क नहीं हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी निग्लेजिबल है, यानी कि Q 0 हो जाएगा, W 0 हो जाएगा और Z1 बराबर Z2 हो जाएगा। तो जब Z1 बराबर Z2 हो जाएगा तो GZ1 से GZ2 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, W की वैल्यू 0 हो गई, Q की वैल्यू 0 हो गई, तो बचा क्या हमारे पास, H1 प्लस C1²/2 इक्वल टू H2 प्लस C2²/2। ओके, नाउ हमें निकालना क्या है, नोजल के एग्जिट पर वेलोसिटी यानी कि C2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, C2²/2 को एक साइड रखेंगे और H2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो और C1 को एक साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, C2² माइनस C1² इक्वल टू 2 इंटू H1 माइनस H2, और C1² को हम लेफ्ट साइड भेज देंगे तो C2² इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू H1 माइनस H2 प्लस C1² और हम अंडर रूट ले लेंगे, तो एग्जिट पे फ्लूइड की वेलोसिटी आ जाएगी C2 इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू H1 माइनस H2 प्लस C1²। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एग्जिट वेलोसिटी इन नोजल, यानी कि सेक्शन 2 पर जो वेलोसिटी होगी स्टीम की वो कितनी होगी, अंडर रूट 2 इंटू H1 माइनस H2 प्लस C1², वेयर H1 माइनस H2 इज द चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है ना। 1 to 2 इनलेट सेक्शन 1 से इनलेट सेक्शन एग्जिट सेक्शन 2 तक जो प्रोसेस हो रहा है रिवर्सिबल एडिटिव प्रोसेस में, उसमें जो एंथैल्पी में चेंज आ रहा है दैट इज H1 माइनस H2, ठीक है, और C1 क्या है, इनलेट वेलोसिटी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग, इनलेट वेलोसिटी को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इनलेट पे बहुत ही कम होती है, प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होती है, नोजल के इनलेट पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होती है, वेलोसिटी कम होती है, तो हम इनलेट वेलोसिटी को निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर क्वेश्चन में इनलेट वेलोसिटी नहीं गिवन है, ठीक है, न्यूमेरिकल में इनलेट वेलोसिटी नहीं गिवन है और हमें नोजल की एग्जिट वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, C1 को निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और जब हम इनलेट वेलोसिटी को निगलेक्ट कर देंगे तो एग्जिट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बचेगा, C2 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू H1 माइनस H2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एग्जिट वेलोसिटी इन नोजल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ नोजल एंड डिफ्यूजर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइवा और इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी बार पूछा जाता है कि नोजल के 2 एप्लीकेशन बता दीजिए या डिफ्यूजर के कोई 2 एप्लीकेशन बता दीजिए, ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर फंस जाते हैं कि नोजल के तो एप्लीकेशन पता होते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन डिफ्यूजर के एप्लीकेशंस नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नोजल? सो नोजल्स आर जनरली यूज्ड इन टर्बाइंस, जेट इंजन्स, रॉकेट्स एंड इंजेक्टर्स, ठीक है। इम्पल्स टर्बाइन में बेसिकली आपका नोजल यूज़ होता है। आप अभी पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी कंपाउंडिंग पढ़ेंगे, प्रेशर कंपाउंडिंग पढ़ेंगे, इम्पल्स टर्बाइन पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बिना नोजल के हमारा इम्पल्स टर्बाइन यूज़ नहीं हो सकता, यानी कि वर्क नहीं कर सकता। तो इम्पल्स टर्बाइन में नोजल का यूज़ होता है, ठीक है। जेट इंजन्स, जितने भी जेट इंजन हो, चाहे टर्बो जेट इंजन हो, चाहे टर्बो प्रॉप इंजन हो, ठीक है, सभी में आपका नोजल यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आपसे नोजल का एप्लीकेशन पूछे तो आप बता दीजिए सिंपल टर्बोजेट इंजन, ठीक है, टर्बो प्रॉप इंजन, ठीक है, इन सभी में नोजल का यूज़ होता है। इसके अलावा इम्पल्स टर्बाइन आप एग्जांपल ले सकते हैं, रॉकेट इंजन में भी नोजल का यूज़ होता है और इंजेक्टर्स में नोजल का यूज़ होता है, ठीक है। तो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ नोजल्स। डिफ्यूजर की बात करते हैं, ये टफ है और बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होता है डिफ्यूजर का एप्लीकेशंस। आइए देख लेते हैं। तो डिफ्यूजर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन जेट कंप्रेसर्स। जेट इंजन में जो कंप्रेसर होते हैं उन कंप्रेसर में आपका डिफ्यूज़र लगा होता है, जिसमें रैमिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। और रैमिंग प्रोसेस की वजह से जो एयर की काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उसके बाद फिर कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो जेट कंप्रेसर्स में डिफ्यूज़र का यूज़ होता है। इसके अलावा HVAC सिस्टम्स में, हीटिंग, वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी डिफ्यूज़र का यूज़ होता है। अभी आप नेक्स्ट 6th सेमेस्टर में आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे और उसमें आप पढ़ेंगे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम या एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें आप सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम पढ़ेंगे, आप लोग बूट एयर कूलिंग सिस्टम पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो जितने भी एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें भी डिफ्यूज़र का यूज़
होता है। इसके अलावा हीटिंग एंड वेंटिलेशन में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। लो वेलोसिटी से एयर को फ्लो कराने के लिए, ठीक है, डिफ्यूज़र का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी को एयर कंडीशनिंग सिस्टम में वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए भी क्या करते हैं, डिफ्यूज़र का यूज़ करते हैं। तो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ डिफ्यूज़र्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, दैट इज़ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज एंड चोक फ्लो इन नोजल। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।